नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर इसको लेक्चर ना समझ के 1-2 नंबर समझ लें तो ये कहना अच्छा होगा, क्योंकि एसआरबी, नेट, एआरएस की बात करें तो ऐसा कोई भी ईयर या पेपर नहीं गया है जिसमें आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्वेश्चन ना आया हो। इससे एक क्वेश्चन है वो हमेशा के हमेशा के लिए आता ही है। तो वो आपका पीपीवी एफआरए से आ सकता है, सीड एक्ट से आ सकता है, सीड बिल से आ सकता है, किसी इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं से भी आ सकता है। वो कॉपीराइट से आ सकता है, पेटेंट से आ सकता है, जीआई टैग से आ सकता है, ट्रेडमार्क से आ सकता है, तो ट्रेड सीक्रेट से आ सकता है, तो कहीं से भी आ सकता है। इस चैप्टर के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। और ये जो वीडियो है वो ना कि ओनली एसआरबी, नेट, एआरएस वालों के लिए है, चाहे वो नाबार्ड वाले हों, चाहे ईपी एजीटीए वाले हों, चाहे एग्रीकल्चर टीजीटी पीजीटी वाले हों। किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम से वो बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन है वो 100% आएगा कॉपीराइट। लगा लो आप कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? नहीं तो आप अपने पेज में लिख लो और बताना कि सर बोल रहे थे कि आएगा, नहीं आया। तो 100% आएगा, हर बार आता है। क्वेश्चन वैसा भी आ सकता है, घुमा के पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो हम इस सीरीज के माध्यम से बेसिकली ये हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एसआरबी नेट वालों के लिए ये वीडियोस हैं बेसिकली। बट एग्रीकल्चर वाले अदर जो एग्जाम दे रहे हैं जिसमें उनका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या सीड्स एंड टेक्नोलॉजी आता है, उनके लिए भी ये वीडियो है उतनी ही बेनिफिशियल होगी जितने एसआरबी नेट वालों के लिए है। इस वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको? सबसे पहले इस वीडियो के अंतर्गत आपको हम बताएंगे टॉपिक। टॉपिक बोले तो आईपीआर क्या होता है, पीपीवी एफआरए क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इनका कंपैरिजन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो भी इसमें एमसीक्यूज हैं या पीवाईक्यूज हैं, मतलब पीछे आने वाले वर्षों में कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चन प्लस में एमसीक्यू जो मोस्ट प्रोबेबल होंगे कि आ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने आपको टॉपिक प्लस एमसीक्यूज दोनों दे रखे हैं, जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के लिए। तो ये 30 से 40 मिनट की वीडियो होने वाली है, जिसमें आपका 1-2 नंबर है वो पक्का होने वाला है आज। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक है? तो आपको टॉपिक हमारा पता ही चल गया कि हम पीपीए, एफआरए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर होता क्या है। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो क्या है? एक लीगल राइट है। वो लीगल राइट किसके लिए है? क्रिएटर्स के लिए है, इन्वेंटर्स के लिए है, प्रोटेक्टर्स के लिए है, या किसी ने उसको पब्लिकेशन किया है, लिटरेचर है या इन्वेंशन है, या कोई भी उन्होंने आर्ट डिजाइन कुछ भी काम किया है या इमेज बनाया है, उनके लिए क्या है? ये राइट प्रोवाइड करता है। मतलब उनका दबदबा कायम रहे उसके लिए क्या है? ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनता है, जिससे क्या है? उनको लिखित में क्या है? एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि भाई इसका जो राइट है वो रिजर्व है इस एबीसीडी पर्सन के पास। वो जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है? अब आप ये ट्री देख रहे होंगे, ये ट्री बेसिकली क्या है? ये ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्री जैसा आप देख रहे हैं, ये क्या है? बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स कह सकते हैं, आप टाइप्स कर सकते हैं, या वेरियस प्रकार कह सकते हैं। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपने देखा होगा क्या-क्या इंक्लूडेड है। तो यू कैन सी दैट पेटेंट, डिज़ाइन, डिज़ाइन इन्फ्रिंजमेंट, पीपीवी-एफआर, फ्रीडम टू ऑपरेट, कोर्ट प्रोसीडिंग, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, पीसीटी, रिस्ट्रिक्ट लिटरेसी, कॉपीराइट, ओके, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। तो ये सारे क्या हैं? इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या टाइप्स हैं, जिसमें हम आईपीआर के लिए आप किसी यूजर को राइट दे सकते हैं इससे रिलेटेड, चाहे वो पेटेंट वाला हो, किसी ने इन्वेंशन किया हो, चाहे किसी ने अपना एक लोगो बनवाया हो, कंपनी का नाम दिया हो, तो उनके हम कर सकते हैं। इसको ही हम इसके कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल लेके आए हैं आपके लिए, जिस टेबल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीआर कौन कौन से हैं। तो आपके जो रिलेवेंट आईपीआर हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेटेंट है। पेटेंट किस लिए दिया जाता है? जब भी हम कोई इनोवेशन करते हैं, मतलब उससे पहले वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम पेटेंट बोलते हैं। एग्रीकल्चर के अगर क्षेत्र में बोले तो जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हम पेटेंट करवा सकते हैं। दूसरा है, अगर आपने कोई भी गैजेट है एग्रीकल्चर के लिए अगर डेवलप किया है तो उसको भी हम पेटेंट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है प्लांट ब्रीडर्स राइट। प्लांट ब्रीडर्स राइट क्या होता है कि किसी भी प्लांट ब्रीडर ने जब कोई वेराइटी है वो रिलीज करी है या कोई डेवलप करी है, न्यू कल्टीवार डेवलप की है या एग्जिस्टिंग कल्टीवार इंप्रूव की है, तो उसका राइट है वो एक प्लांट ब्रीडर जिसने ओरिजिनली डेवलप की है उसको दे दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडर राइट, ठीक है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये बेसिकली अंतर्गत आता है पीपीबी एफआर एक्ट 2001 के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारा है जियोग्राफिकल
इंडिकेशन या जीआई, आपने सुना होगा जीआई टैग। तो बेसिकली जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है कि कहीं पर आपने देखा होगा ऐसी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे आगरा का पेठा सुना होगा आपने, ठीक है? बरेली का सुरमा सुना होगा, ऐसे ही बनारस की साड़ी, बनारस का पान, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे जो लोकेशन से एसोसिएटेड हैं। जैसे लखनऊ का, अगर आम का सीजन चल रहा है तो अभी आम है, लखनऊ का वो कौन-सा है? दशहरी है। अगर हम बात कर लें महाराष्ट्र में है तो अल्फांसो मैंगो है। लीची की बात कर लें तो बिहार मुजफ्फरपुर है। तो ये क्या है बेसिकली एक पर्टिकुलर जियोग्राफी एरिया में उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, गुड्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम उनको जो रजिस्टर कर लेते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं किनका? प्रोडक्ट्स का जो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? तो क्या है इसमें कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स विद स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। जैसे आपको आगरा का पेठा बता दिया, ठीक है? ऐसे ही अगर नींबू की बात करें, नींबू नहीं क्या बोलते हैं, संतरे की बात करें तो नागपुर है, छोटा नागपुर बोलते हैं, महाराष्ट्र में है। तो ऐसे फिर आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है जैसे हमारा एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी है, तो हमने क्या है इसका जो ट्रेडमार्क बना रखा है कि भाई एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी है, उसपे हमारा ट्रेडमार्क है। कोई और पर्सन है वो एग्रीविल एग्रीकल्चर नाम की एकेडमी है, वो नहीं चला सकता है, अगर वो चलाएगा तो उसपे हम लीगल केस कर देंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली होता है कि ब्रांड और कंपनी नेम, जैसे मानसेंटो है, मानसेंटो क्या है? एक ट्रेडमार्क है, ठीक है? तो ट्रेडमार्क में क्या होता है, जब उसका लोगो होता है उसमें टीएम लिखा होता है या आर लिखा होता है, आपने ये देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे। फिर हम कॉपीराइट की बात करते हैं। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट रिलेटेड टू होता है लिटरेसी। जो जो लिटरेचर्स होते हैं, हमारे पब्लिकेशंस होते हैं, बुक्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, एवरीथिंग इनमें से क्या होता है, इनको ही हम कॉपीराइट्स बोलते हैं। जैसे हमने एक बुक है वो रिलीज़ करी थी। अब उस बुक को कोई एज़ इट इज़ लिख के और छाप देता है, तो हम उसपे कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये वाली बुक है, वो मैंने लिखी है, इसके कॉपीराइट रिजर्व्स हैं, वो मेरे पास हैं, आप इस बुक को पब्लिक नहीं कर सकते हैं या इससे आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या आता है? कॉपीराइट्स आता है। फिर है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई कॉमर्शियल चीज़ होती है, उनको हम क्या करते हैं? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करें, प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, तो हम एज़ ए प्लांट ब्रीडर कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रहता है हाइब्रिड का। एक मेल और फीमेल लाइन रहती हैं। जैसे हम पर्मनेंट ब्रीडर हैं, तो पर्मनेंट का हाइब्रिड डेवलप करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो मेल और फीमेल है, उनका कॉम्बिनेशन हमारे पास रहता है, वो हम सीक्रेट रखते हैं क्योंकि हम किसी को बताते नहीं हैं। अगर हम किसी को बता देंगे तो लीक हो जाएगा, वो लोग भी वो अगर पब्लिक डोमेन में लाइन्स अवेलेबल हैं, जीनोटाइप्स अवेलेबल हैं, तो उससे हाइब्रिड बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो वो क्या होता है बेसिकली ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो सीक्रेट रखती है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताते हैं आपको, कोको कोला। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोको कोला का जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, 2 लोगों को पता है, वो 2 लोग एक साथ प्लेन में ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं, एक साथ मिल भी नहीं सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, उन्होंने रखा है। यहाँ पे जो एग्जांपल की बात कर लें तो क्या है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए हाइब्रिड फार्मूला। हाइब्रिड फार्मूला का मतलब होता है हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है? आपको ये समझ आया होगा कि आईपीआर है, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, तो ये बेसिकली क्या है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद बहुत सारे आ जाते हैं, डिज़ाइन आ जाते हैं, इमेज आ जाते हैं, पेंटिंग आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद हमने एक टेबल डाला है, ये टेबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई पेटेंट क्या है, पीपीबी, एफआरए क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेड सीक्रेट क्या है, कॉपीराइट क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार क्या है आपको ऑप्शन में सारे दे दिए जाते हैं, उसमें एक ऑप्शन टिक करना होता है बेस्ड ऑन क्वेश्चन, तो आपका गलत हो जाता है। तो अगर आप इस टेबल को अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, तो आपको आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन है वो कभी भी आपका गलत होने वाला नहीं नहीं है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो ऊपर दिया है, ये फीचर्स दिए हुए हैं जिसमें डिफरेंस हम चेक करेंगे। इधर दिए हैं आईपीआर, ये पहला पेटेंट है, पीपीवी, एफआर है, फिर ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, कॉपीराइट है और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है, ठीक है? तो हम इनके बारे में अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले पर्पज की बात कर लेते हैं कि भाई इनका अलग-अलग पर्पज होता है सारे का। वैसे तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, लेकिन आप इधर एक बार और देख लीजिए। तो इनमें क्या जो पेटेंट है उसका पर्पज क्या होता है? प्रोटेक्ट्स इन्वेंशंस प्रोडक्ट प्रोसेस, मतलब जो भी कुछ नया इन्वेंशन होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट की जरूरत पड़ती है। फिर पीपीवी एफआरए की बात करते हैं, प्रोटेक्ट्स न्यू प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट। तो फार्मर्स राइट और प्लांट वैरायटी है उनको प्रोटेक्ट करते हैं पीपीवी एफआर के थ्रू। फिर हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं, क्या है? आइडेंटिफाई ब्रांड सोर्स एंड गुड एंड सर्विस। तो उसमें क्या है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि हम टाटा का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम ब्रिटानिया का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम पार्ले का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। पार्ले क्या है? पार्ले एक ट्रेडमार्क है, ठीक है, एक ब्रांड है।
ठीक है? फिर उसके बाद हम चलते हैं ट्रेड सीक्रेट में। ट्रेड सीक्रेट की बात करें तो क्या है, प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, चाहे वो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो कोको कोला का फार्मूला हो, वो आता है ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत। फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या है, प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल लिटरेसी, मतलब या कोई सॉफ्टवेयर बनाया, किसी ने ऐप बनाया है, किसी ने एक पब्लिकेशन पब्लिश किया है, किसी ने एक बुक लिखा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कॉपीराइट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद लास्ट आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन में क्या है, प्रोटेक्ट्स प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द जियोग्राफी ओरिजिन। तो जहां पे वो ओरिजिनली ग्रो होते हैं, नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जियोग्राफी इंडिकेशन की जरूरत पड़ती है। फिर सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं कि इन सारी चीजों में कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। पेटेंट की बात कर लें तो इन्वेंशन है, इन्वेंशन इन द सेंस मशीन हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो हम पेटेंट के थ्रू क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। पीपीवी एफआरए के अंतर्गत क्या आता है, न्यू एक्सटेंट फार्मर एंड ईडीबी प्लांट वैरायटी होती है, 1 2 3 4 4 टाइप की जो वैरायटी है वो पीपीवी एफआरए के अंतर्गत क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रेड मार्क्स में क्या आता है, लोगो आता है, ब्रांड नेम आता है, सिंबल आता है और स्लोगन आता है। फिर हम क्या बात करते हैं, ट्रेड सीक्रेट की बात करते हैं, फार्मूला, रेसिपी, बिजनेस प्लान। फिर हम बात करते हैं कॉपीराइट में। कॉपीराइट में बुक्स हैं, आर्टिकल हैं, सॉफ्टवेयर हैं और म्यूजिक वीडियो हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें, बासमती राइस है, दार्जिलिंग टी है, अल्फांसो मैंगो है, कि अल्फांसो मैंगो का अगर जीआई टैग महाराष्ट्र को मिला हुआ है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि भाई जो अल्फांसो मैंगो है वो मेरे यहाँ पहले होता था, मेरे यहाँ ओरिजिनल फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये इधर ओरिजिनल फॉर्म में है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्शन क्राइटेरिया। प्रोटेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे आईपीआर्स हैं उनका प्रोटेक्शन का क्राइटेरिया अगर पता करें तो क्या है, तो सबसे पहला है कि नोवेलिटी, इन्वेंटिव, स्टेप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो जो भी पेटेंट है वो नया होना चाहिए, ऐसा पहले किसी ने नहीं बनाया होना चाहिए। इन्वेंटिव होना चाहिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, उसका कुछ यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया और वो रख दिया, उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जो हमारा पीपीवीएफआर है, उसमें डस डस कैरेक्टराइजेशन की आपने बात सुनी होगी कि डिस्टिंक्ट, यूनिफॉर्म और स्टेबल। तो डिस्टिंग्विशनेस और यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी है या नोबेलिटी है, वो क्या है, आपको इसमें होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं बात ट्रेडमार्क की, मस्ट बी डिस्टिंग्टिव एंड नॉन जेनेरिक। तो मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करे। कई बार क्या है, कॉपी कैट देखने को मिल जाते हैं कि एक कंपनी है उसके जैसी सेम वेबसाइट बना के दूसरी कंपनी, जो फेक कंपनीज हैं वो बना लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर है सिक्रेसी एंड कॉमर्शियल वैल्यू। तो जो ट्रेड सीक्रेट्स है उसमें सिक्रेसी और कॉमर्शियल वैल्यू है, उसको क्या करते हैं, हम सीक्रेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉपीराइट, उसमें क्या है, ओरिजिनली फिक्स एंड टेंजिबल मीडियम। फिर हम बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, लिंक बिटवीन प्रोडक्ट एंड जियोग्राफिकल ओरिजिन। तो जो प्रोडक्ट होता है वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफी से बिलोंग करता है। उसके बाद हम प्रोटेक्शन पीरियड की बात कर लेते हैं। जो पेटेंट्स हैं वो 20 ईयर के लिए होते हैं, पीपीवी। तो वेराइटीज हैं, जो क्रॉप वेराइटी हैं वो 15 साल के लिए होती हैं और ट्री वेराइटीज हैं वो 18 ईयर के लिए होती हैं। ट्रेडमार्क है आपको 10 ईयर के लिए मिलता है, बट आप उसको बार बार रिन्यूएबल करा सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट है वो जब तक आप उसको सीक्रेट रख सकते हो तब तक के लिए आप करवा सकते हो। लाइफ ऑफ ऑथर, जो हमारा कॉपीराइट है वो, जो ऑथर है उसकी लाइफ जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता है तब तक, लगभग 60+ ईयर तक, ठीक है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है वो 10 ईयर्स तक है। बहुत बार ये क्वेश्चन यही पूछ लिया कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन है कितने दिन के लिए हम रजिस्टर करवा सकते हैं, तो 10 ईयर के लिए करवा सकते हैं, रिन्यूएबल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन की बात कर लें तो इनके लिए सबको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, बट ट्रेड सीक्रेट को नहीं होता है। ट्रेड सीक्रेट का मतलब वो सीक्रेट ही है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर राइट्स की बात कर ले तो जो भी बनाता है उसको राइट मिलता है या कंपनी को मिलता है। ये क्या है, कॉमर्शियलाइज लाइसेंस मिल सकता है और इसका कंपनसेशन मिल सकता है। ट्रेडमार्क की बात करें तो एक्सक्लूसिवली क्या है, यूज के लिए होता है। और ट्रेड सीक्रेट है कीप नॉलेज, इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, अनडिस्क्लोज ही रहने देना है, ठीक है। रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अडॉप्टेशन परफॉर्मेंस रिगार्डिंग कॉपीराइट एंड यूज ऑफ जीआई टैग नेम एक्सक्लूसिवली। क्यों यूज करते हैं, कि पॉपुलैरिटी के लिए, कि भाई बनारस का पान, बनारस की साड़ी, आगरा का पेठा, अलीगढ़ के ताले, तो ये क्या है, सारे जीआई टैग्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैन फार्मर्स यूज फ्रीली। तो जो हमारे पेटेंट्स हैं उनको फार्मर नहीं यूज कर सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, बट वेराइटीज हैं उनको फार्मर यूज कर सकते हैं। ब्रांडेड वेराइटीज को नहीं बेच सकते हैं। और जो ट्रेडमार्क्स को कोई नहीं यूज कर सकता है, वो स्पेशल कंपनी यूज कर सकती है। सीक्रेट्स किसी को मिलता नहीं है। और जो फार्मर्स हैं उनके लिए कॉपीराइट का कुछ लेना देना होता नहीं है। और जो हमारा जीआई है उससे भी फार्मर्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो पेटेंट्स में हमारा बीटी कॉटन है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं। फिर हम बात कर लेते हैं पीपीपीएफआर में पूसा बासमती 1121 है, कल्याणी मेज हाइब्रिड है। फिर हम ट्रेडमार्क की बात कर लें, सिंजेंटा माइको के लोगो है। फिर ट्रेड सीक्रेट की बात कर लो, देखो कोको कोला आ गया यहाँ पर, ठीक है, हाइब्रिड सीड फार्मूला आ गया। कॉपीराइट में बात करें तो फॉर्म, ट्रेनिंग वीडियो, ई पब्लिकेशन वगैरह वगैरह। जियोग्राफिकल में बात करें तो बासमती राइस है, नागा मिर्चा है, बनारसी साड़ी है, काला नमक राइस है। ये इनके एग्जाम्पल हैं जो आप अब कभी भूलने वाले नहीं हैं।
आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि ये आपको जो समझ आ रहा है सारा कुछ अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, अगर आपने मिस कर दिया तो मिस हो जाएगा, ठीक है? फिर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है आईपीआर की। अभी तक आप समझ गए होंगे कि आईपीआर की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली आईपीआर की इंपॉर्टेंस है, इनकरेज कर रहे हैं हम इनोवेशन के लिए, क्योंकि जब हमारे पास हमारे नाम पे एक पेटेंट रजिस्टर हो जाएगा तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमने एक प्रोडक्ट बना दिया। ये पेन अगर हमने बना दिया तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भाई मेरा प्रोडक्ट बना हुआ है, ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज कर रहे हैं, ठीक है? जैसे सीड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रोकेमिकल है, जीबीटी कॉटन है, हाइब्रिड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, ये सब बनाने के लिए इंकरेजमेंट मिलता है। प्रोटेक्ट इनोवेशन लाइक हाइब्रिड वैरायटी, जीएम क्रॉप एंड एग्री टूल्स, जो भी है उनको प्रोटेक्शन मिलता है कि भाई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। रिवार्ड्स द इनोवेटर और ब्रीडर फॉर देयर इंटेलेक्चुअल एफर्ट, अगर आपने कुछ डेवलप कर दिया है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिवार्ड मिल सकता है, या किसी कंपनी को आप बेच सकते हो, उधर से पैसे खरीद सकते हो, बहुत टाइप के रिवार्ड्स मिल जाते हैं। हेल्प्स फार्मर एक्सेस इंप्रूव टेक्नोलॉजी अंडर द लीगल टर्म, तो जो किसान हैं उनको भी आप डिफरेंट डिफरेंट नए नए इनोवेशन देके टेक्नोलॉजी को दे सकते हो, जिससे क्या है उनका फर्दर क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं पेटेंट के बारे में थोड़ा सा। जो पेटेंट एक्ट है वो कब आया था आपका? पेटेंट एक्ट है वो आपका 1970 में आया। इसमें अमेंडमेंट हुआ 2005 में, ठीक है? तो पेटेंट एक्ट में क्या था कि एक्सक्लूडेड जो प्लांट्स और एनिमल वेराइटीज थी उनको छोड़ के सब कुछ कवर है, कि आप कुछ भी अगर नया डेवलप करते हैं तो वो आ जाएगा, बट प्लांट वेराइटी और एनिमल जो ब्रीड्स हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं, वो इससे बाहर रहते हैं। सेक्शन की बात करें तो 3J सेक्शन है, वो इससे बिलोंग करता है, जिसमें क्या है हमारे प्लांट्स वैरायटी और एनिमल ब्रीड्स सम्मिलित नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बायोटेक प्रोसेस कैन बी पेटेंटेड, अगर आपने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजाइन किया है उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं। पेटेंट टर्म है वो 20 साल के लिए होता है, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद। अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो यही इंपॉर्टेंट है आपके एआरएस एग्जाम के लिए, कि यू कैन नॉट पेटेंट प्लांट वेराइटीज इन इंडिया, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द पीपीबी एफआरए एक्ट, जो कब है आपका सन 2001, ठीक है? इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं आप अपने वैरायटी वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जबकि आप पेटेंट के अंदर नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं अभी पीपीबी एफआरए के। एफआर या बोल लो या एफआरए बोल लो, एफआर का मतलब है फार्मर राइट, अगर आरए लगा दो तो एक्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बेसिकली जो हमारा पीपी प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट की बात करें 2001, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? स्टेब्लिश राइट ऑफ ब्रीडर एंड फार्मर्स, अगर हम बीइंग अ ब्रीडर एक वैरायटी डेवलप करते हैं तो उस पे हमारा राइट रहेगा। अगर हम क्रॉप वैरायटी करते हैं तो 15 साल तक वो मेरे नाम पे रजिस्टर रहेगी, उसकी जो रॉयल्टी है वो मुझे मिलेगी। अगर हम किसी को बेच देते हैं तो उधर से भी हमें पैसा मिलेगा, तो इससे एक ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है? इनकरेज एंड डेवलप ऑफ द न्यू प्लांट वेराइटीज, अब एक वेराइटी मैंने डेवलप की, हमारे लिए रॉयल्टी मिली, पैसा मिला, रिवार्ड मिला और फेम मिला, तो क्या करते हैं फार्म जो ब्रीडर्स हैं वो उनमें एनर्जी आ जाती है और बहुत सारी वैरायटी डेवलप करते हैं, जिससे क्या है नई नई वैरायटियां हैं वो रिलीज होती हैं। प्रोटेक्ट प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, बहुत सारे हमारे पास जर्म प्लाज्म होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो हमारा पीपीवी एफआरए है वो यूज होता है। इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें तो जो इनेक्टेड हुआ, स्टार्ट हुआ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 2001 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर की तरफ से इसको पास किया गया था। फिर उसके बाद जो फोर्स में कब आया? ये 2005 में है, वो पीपीबी एफआरए है वो फोर्स में आया था। अगर हम बात करें इसकी, जो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी न्यू दिल्ली, तो ये पूछा जाता है कि जो पीपीबी एफआरए है वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? तो वो पीपीबी एफआरए अथॉरिटी के द्वारा ही न्यू दिल्ली से क्या किया जाता है? इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीडर राइट, वो आपको सारा पता चल गया होगा। ब्रीडर राइट क्या होता है? ब्रीडर राइट बेसिकली होता है कि जो भी ब्रीडर है कुछ भी वैरायटी या कोई जेनेटिक स्टॉक डेवलप करता है उसका उस पे राइट होता है। तो प्लांट ब्रीडर राइट आर फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांटेड टू द ब्रीडर्स for their distinguished uniform and stable plant varieties, giving them exclusively control over the propagation material, either seed cuttings, divisions, tissue culture etc। ठीक है, इधर तक आपको समझ आया? अब हम बात करते हैं क्या है एक्सक्लूसिवली राइट है वो मिलते हैं सेल करने को, मार्केटिंग करने को, डिस्ट्रीब्यूट करने को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने को, जो भी आपकी रजिस्टर्ड वेराइटी है। कैन लाइसेंस ऑथोराइज अदर टू सेल द प्रोड्यूस सीड, अगर किसी और को लाइसेंस देके आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका क्रॉप्स के लिए कितना है? 15 ईयर है। जो भी आपकी ग्रेन क्रॉप्स हैं या क्रॉप्स हैं उनको वहां 15 साल तक फील्ड क्रॉप्स को इसके अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ट्रीज की बात कर लें या वाइन्स की बात कर लें, वो आप 18 ईयर तक इसके अंतर्गत
प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो नोटिफाइड वैरायटी है, वो 15 साल तक आपकी अंडर सीड एक्ट 1966 में भी जो प्रोटेक्ट है, वो रहेगी। जो भी नोटिफाइड कर लेते हैं, तो 15 ईयर के लिए आपकी वैरायटी है, वो नोटिफाइड रहती है। ठीक है? 15 साल के बाद वो वैरायटी फार्मर्स की इच्छा है लगा रहा, नहीं इच्छा नहीं लगा रहा, आप उस पे क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम फार्मर्स राइट की भी बात कर लेते हैं, तो फार्मर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं, जिसमें वो अपना ट्रेडिशनली जो उनके पास वैरायटी है, उनको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो द पीपीबी एफआरए एक्ट 2001 इज यूनिक ग्लोबली एज द प्रोवाइड लीगल राइट टू द फार्मर alongside plant breeder. This law acknowledge the role of farmer in conserving, improving and making variable plant genetic resources. So what they can do, they can save, use, sow, reshow, exchange, share, sell farm produce including the seed except branded seed. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फार्मर क्या सेल नहीं कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो एक्सेप्ट ब्रांडेड सीड है, उसको छोड़ के फार्मर्स हैं वो सारा का सारा यूज कर सकते हैं। ए फार्मर हु डेवलप्स और कंजर्व द वेराइटी कैन रजिस्टर अंडर द एक्ट। सच वेराइटी कैन बी रजिस्टर एज ए एक्सटेंट वेराइटी और आइदर फार्मर वेराइटी। ये इंपॉर्टेंट है कि जो फार्मर है उनके पास कोई ट्रेडिशनल या कोई वैरायटी है, उसको रजिस्टर करना चाहते हैं, तब वो टेंट वैरायटी और फार्मर वैरायटी के अंतर्गत कर सकते हैं। कैन रिसीव रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स फॉर कंजर्विंग जेनेटिक रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट है उनको रिवार्ड्स भी दे सकती है इसके लिए। नंबर 4 की बात करें, कंपनसेशन इज रजिस्टर्ड वेराइटी फेल टू परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 39(2). अगर वो वैरायटी है उसके परफॉर्मेंस से फेल हो जाती है, तो फार्मर है वो कंपनसेशन भी दे सकता है। फिर हम 5वीं की बात कर लेते हैं, एग्जेम्प्ट फ्रॉम फीस इन ऑल लीगल प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। तो फार्मर्स के लिए किसी भी प्रोसेस में कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है, ना तो उस पे टैक्स पड़ता है, ना तो उस पे रजिस्ट्रेशन फीस पड़ती है। पूरी तरीके से फार्मर्स के लिए फ्री है। अब हम बात कर लेते हैं रिसर्चर्स राइट। रिसर्चर्स राइट क्या है? आप अपना पीएचडी कर रहे हैं, सपोज एमएससी कर रहे हैं, तो एमएससी और पीएचडी में जो आप मटेरियल यूज करते हैं, उस मटेरियल को यूज करने के लिए आपके पास राइट है। वो आपका राइट है, वो ब्रीडर ने दे रखा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखा है, वो डिपेंड करता है। तो मे यूज द रजिस्टर्ड वेराइटी फॉर द रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। पीरियर परमिशन रिक्वायर्ड फॉर द रिपीटेड यूज आर डेवलपिंग ए न्यू वेराइटी। अगर आपको मल्टीपल टाइम कोई वेराइटी है, नई वेराइटी है, वो यूज करना है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी रिस्पेक्टिव ब्रीडिंग स्टेशन और ब्रीडर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है हमारा कि जो वेराइटीज हैं जो हम पीपीबी एफआरए के अंतर्गत प्रोटेक्ट करते हैं, तो कौन कौन सी वेराइटी हो सकती हैं? न्यू वेराइटी हो सकती है। न्यू वेराइटी का मतलब है न्यूली डेवलप्ड वेराइटी। फिर एक्सटेंड वेराइटी हो सकती है, जो ऑलरेडी आपको पता है, जो कौन करता है, ये करता है फार्मर। तो फार्मर क्या है, इसको फार्मर वैरायटी भी बोलते हैं, एक्सटेंड वैरायटी। फिर फार्मर्स वैरायटी, ये दोनों एक ही बात है। फिर इसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटीज, जो ईडीवी हैं, वो इसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटीज हैं, जो ब्रीडर्स करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत क्या है, प्रोटेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम कि क्राइटेरिया क्या है बेसिकली इसका। क्राइटेरिया फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको पीपीबी एफआरए के अंदर अपनी वैरायटी अगर रजिस्टर करवाना है, तो उस वैरायटी में नोवेलिटी होनी चाहिए। वो एकदम न्यू वैरायटी होनी चाहिए, पहले से एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें नोवेलिटी होनी चाहिए फॉर द एनी ट्रेट। फिर डिस्टिंग्विशनेस होनी चाहिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटी है उससे क्या है, डिफरेंट होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बोले तो उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए फॉर द ईच करेक्टर। एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दैट वैरायटी कैन परफॉर्म सेम इन द अक्रॉस रीजन एंड द लोकेशन फॉर विच दैट विन रिलीज्ड। फिर नेम ऑफ वैरायटी शुड नॉट बी मिसलीडिंग और ऑफेंसिव। तो आप जिस भी वैरायटी का नाम देते हो, वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए या ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए। उसको क्या कर सकते हैं हम, पीपीबी एफआरए के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं जो आईपीआर है, उसके रिलेटेड एक्ट्स भी हैं जो इंडिया में आए हैं। हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, वो 2002 में आया था, जो कंजर्व करने के लिए होता है, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं उनको सस्टेनेबली यूज और कंजर्व करने के लिए। फिर सीड एक्ट की बात करते हैं। आपको पता है 1966 में सीड एक्ट है वो पारित हुआ था, बट इसका अमेंडेंट है वो अभी तक पेंडिंग में है। रेगुलेट क्या करता है, ये रेगुलेट द सीड क्वालिटी करता है। फिर हम बात करते हैं पेटेंट एक्ट, जो आपका 1970 में है, अमेंडमेंट 2005 में हुआ। ये किसके लिए है, प्लांट वैरायटी को छोड़ के बाकी जो इनोवेशंस हैं उनके लिए है। फिर है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो 1999 में है, और जो प्रोटेक्ट करता है रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, जियोग्राफिकल रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। फिर कॉपीराइट्स की बात करते हैं, 1957 में आया था, जो प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनली लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क को, जो भी आपके
कला का प्रतीक है बेसिकली, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इसके अंतर्गत। फिर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द आईपीआर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो सबसे पहले आपका जो पीपीबीएफआर है, उसके जैसा ही एक यूपीओबी है, जो कि हमारा हम इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वैरायटी ऑफ द प्लांट्स, जो कि सिमिलर है हमारे जैसा। ये 1961 में स्टार्ट हुआ था, 1978 में इस एग्जिस्टेंस में आया था, और 1991 में इसको रिवाइज किया गया था। जो क्या करता है, ब्रीडर्स राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, बट इंडिया इज द मेंबर नहीं है इसका। वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस, ओके। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फिर हम ट्रिप्स की बात कर लेते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका जो एग्रीमेंट है वो डब्ल्यूटीओ से हुआ है। ये भी क्या करता है, आईपीआर प्रोटेक्शन करता है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। फिर सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो क्या करता है, सिविजन राइट ओवर द जेनेटिक रिसोर्सेज, जो भी हमारा जर्म प्लाज्मा है उससे रिलेटेड डील करता है। फिर आईटीपी जीआरएफए है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स एंड ब्रीडर राइट्स हैं, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है, जो भी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार है एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फिर आपको एक छोटा सा और बताना चाहते हैं, सीड बिल, ठीक है। तो सीड बिल भी है, वो क्या है, ये एक्सटेंशन है आपका बेसिकली सीड एक्ट का। किसका एक्सटेंशन है, सीड एक्ट का एक्सटेंशन है 1966 का, ठीक है। इसकी भी स्टोरी बहुत मजेदार है। द सीड बिल इज ए legislative framework that regulates the quality, production, sale, import and export of the seeds in India. It aims to protect farmers' interest, ensure seed quality and promote the organized seed sector growth. तो इसका काम है वो सीड एक्ट से थोड़ा ज्यादा है सीड बिल का, बट अभी इसमें आप देखो कि जो लॉ की बात करें, जो सीड एक्ट है वो 1966 में आया, करंटली इन फोर्स में है। सीड रूल की बात करें, ये 1968 में आया अंडर 1966 सीड एक्ट के। फिर हम सीड बिल की बात करते हैं, 2004 में आए, ड्राफ्टेड हुआ, बट नॉट इट पास्ड, स्टिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट एज ऑफ 2025। तो जो सीड बिल है ड्राफ्टेड है, अभी तक इनफोर्स में नहीं है, और वो पार्लियामेंट में अभी तक पेंडिंग है, वो अभी तक पास नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि वाई ए न्यू सीड बिल वॉज प्रपोज्ड, ठीक है। तो आपको पता है सीड एक्ट है हमारे यहाँ वर्क कर रहा है, उसका ही एक्सटेंशन लेके आए थे हम, इम्प्रूव्ड वर्जन सीड बिल, वो लागू नहीं हुआ था। तो हम पूछना चाहते हैं वाई ए न्यू सीड बिल वॉज प्रपोज, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि सीड एक्ट था 1966, उसमें क्या क्या था, डिड नॉट कवर प्राइवेट सीड कंपनीज। तो वो प्राइवेट सीड कंपनी कवर नहीं कर रहा था, विच आर नाउ रूलिंग इन द सीड इंडस्ट्री। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी सीड इंडस्ट्री में रूल कर रहे हैं, वो आपके सीड एक्ट में नहीं है। डिड नॉट मैंडेट द रीजनरेशन ऑफ ऑल सीड, तो वो उसका मैंडेट भी नहीं था कि जो भी सीड है उसको रीजनरेशन करना मैंडेट नहीं है। अगर हम रीजनरेट नहीं करेंगे, वी विल लूज लॉट्स ऑफ द डाइवर्सिटी, लॉट्स ऑफ द वेरिएबिलिटी, क्योंकि हमारा सीड है उसका एक स्पेसिफिक जर्मिनेशन पीरियड होता है, उसको खत्म होने के बाद वो लूज कर सकते हैं। कुड नॉट रेगुलेट जीएम सीड, तो इसमें जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या सीड है, बीटी कॉटन वगैरह, उसको रेगुलेट नहीं कर रहा था ये। डिड नॉट इंश्योर कंपनसेशन फॉर टू द फार्मर, अगर कोई वेराइटी है वो फार्मर फील्ड पे फेल हो गई, तो वो फार्मर्स को कंपनसेशन देने के लिए एग्री नहीं था, इंश्योर नहीं था। Thus, the seed bill 2004 revised in the 2010 and 19 was introduced. इंट्रोड्यूस किया गया है, बट अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। आप देखो की प्रोविजन ऑफ द सीड बिल, तो जो भी उसमें प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे उनको कैरी आउट कर दिया गया है। तो क्या है प्रोविजन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो ऑल सीड इंक्लूडिंग जेनेटिक मॉडिफाइड एंड इंपोर्टेड मस्ट बी रजिस्टर्ड, तो जितना भी यूज्ड है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जर्मिनेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, मिनिमम जर्मिनेशन प्यूरिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी डिक्लेयर्ड, आपको उसमें लिखा होना चाहिए। लेबलिंग, सीड मस्ट बी लेबल्ड विद द ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, प्राइस एंड ईटीसी। सीड सर्टिफिकेशन ऑप्शनल था, वॉलेंटियर था, नॉट मैंडेटरी था, ओके। कंपनसेशन ऑफ टू द फार्मर प्रोटेक्टेड था, इट्स अगर फेल होता है तो इट कैन क्लेम कंपनसेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। सीड टेस्टिंग एंड एनालिसिस रेगुलेशन ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो क्या था, सीड एनालिसिस एंड इंस्पेक्टर विल बी अपॉइंटेड, ओनली रजिस्टर्ड वेराइटी अलाउड टू बी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एवरीथिंग यू कांट एक्सपोर्ट, यू कांट इंपोर्ट आल्सो, वट एवर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द अंडर सीड बिल, दैट ओनली यू कैन सेंड एंड यू कैन इंपोर्ट, ओके।
सो नेशनल रजिस्टर ऑफ सीड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल सीड कमेटी। तो जो आपका नेशनल सीड रजिस्टर था वो भी सेंट्रल सीड कमेटी के द्वारा क्या किया जा रहा था, रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए था। फिर हम बात करते हैं, ये आपका सीड एक्ट आईपीआर है वो कंप्लीट हो गया उधर का। अब पीपीबी एफआरए, अब हम बात चलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन की तरफ। जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपको पता क्या है, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट विद द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड जो भी उसकी प्रोसेसिंग क्वालिटी और रिप्यूटेशन ड्यू टू द ओरिजिन। ये आपका नेट में क्वेश्चन आया था 23 में, ठीक है। तो ये कौन कौन गवर्न करता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा 1999 में, जो कि फोर्स में आया था 2003 में, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या हैं, जीआई इज ए कलेक्टिव राइट नॉट फॉर द इंडिविजुअल। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेराइटी का या क्रॉप का जीआई टैग लेना है तो आपको बहुत सारे फार्मर्स को मिलके क्या है, कलेक्टिव करना पड़ेगा, तभी आपको राइट मिलेगा। रजिस्टर्ड अंडर द कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। वैलिड फॉर 10 ईयर्स, रिन्यूएबल इंडेफिनिटली। तो मतलब इसको हम 10 ईयर के लिए रजिस्टर करते हैं, उसके बाद हम आप इसको रिन्यूएबल भी करवा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इस टेबल से भी ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट्स हैं और उनकी स्टेट है और जीआई ईयर है। तो बासमती राइस है वो आप किसके पास है, पंजाब के पास है, हरियाणा के पास है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ये 2016 में इन्होंने इतनी सारी जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग बासमती राइस का जीआई टैग इनको मिला हुआ है। जो दार्जिलिंग टी है वो वेस्ट बंगाल को मिला हुआ है 2004 में, विच इज फर्स्ट जीआई टैग, ठीक है। तो जो फर्स्ट जीआई टैग था, जो फर्स्ट जीआई टैग था वो कौन सी क्रॉप को मिला है, वो दार्जिलिंग टी को मिला है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, 2004 में मिला है। ये क्वेश्चन याद रखने वाला है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो फर्स्ट जीआई टैग है वो दार्जिलिंग टी, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलोंग करती है, 2004 में मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अल्फांसो मैंगो है जो आपको पता है महाराष्ट्र में मिला, 2007 में मिला। फिर काला नमक राइस है, काला नमक राइस आपने देखा होगा, एक राइस होता है जो कि ऊपर से भी ब्लैक होता है, उसका राइस भी ब्लैक होता है, उसमें एक डिफरेंट टाइप का अरोमा होता है, सुगंध होती है, इसकी वजह से इसको उत्तर प्रदेश को काला नमक राइस का 2013 में जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग काला नमक के लिए उत्तर प्रदेश को मिला है, जो कि 2013 में है। उसके बाद है कांडमल हल्दी है जो टर्मरिक है, इस उड़ीसा को मिला है 2019 में। फिर हम बात करते हैं, देर आर ओवर 400 जीआई टैग, तो 400 जीआई टैग से ज्यादा है एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट्स में। दिस इज कंप्लीशन फोर्सेस ऑफ द प्रोमिनेंट वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वेराइटीज मैनी वेल नाउन। अगर बात करें, दार्जिलिंग टी है, बासमती राइस है, अल्फांसो मैंगो है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंस क्या है जीआई टैग की। जीआई टैग की इंपॉर्टेंस ये है कि वो पर्टिकुलर एरिया है, वो एक हेरिटेज जैसा बन जाता है या टूरिस्ट पैलेस भी बन सकता है। जैसे दार्जिलिंग की पहाड़ियां आप घूमने जाते हैं, वो दार्जिलिंग की टी के लिए है। प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, तो जो भी आपका सपोज काला नमक है तो उसको प्रिजर्व, थोड़ा वैल्यू मिल जाता है तो लोग उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रोवाइड मार्केट रिकॉग्निशन एंड प्रीमियम प्राइसिंग, तो उसका क्या है, थोड़ा प्राइस भी हाइक हो जाता है क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है। इन केस ऑफ अल्फांसो मैंगो, उसका जो प्राइस है वो बहुत हाई रहता है नॉर्मल मैंगो से। प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूज बाय अदर्स, तो उसको क्या है कि कोई मिसयूज नहीं कर सकता है, हमें पता है वो कहाँ से है। जैसे कुछ एक मुर्गी है कड़कनाथ या कुछ तो है, जिसको एमपी को मिला था। एक बैंगन को मिला था आई थिंक बनारस को। बनारस का पान तो है ही, आपको पता है, बनारस की साड़ी वो डिफरेंट है, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ठीक है। आपका जो फर्स्ट ऑफ द जो पार्ट था आज के वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द एसआरबी नेट, एआरएस, नाबार्ड, यूपीएजीटी, टीजीटी, पीजीटी, एग्रीकल्चर, बैंक, एनीथिंग, किसी भी एग्जाम के लिए जो आपके पीवाईक्यू एमसीक्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हम कहते हैं एग्रीविल है वो सफलता का साथी है, इसका आप साथ ना छोड़ें तो आप सफल हो जाएंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप साथ साथ है आंसर है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीड बिल 2004? ये नेट में आया था क्वेश्चन कि जो हमारे पास सीड एक्ट था उसके बाद सीड बिल क्यों आया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, टू रिप्लेस सीड एक्ट 1966 एंड रेगुलेट द क्वालिटी सीड्स, प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ द सीड क्वांटिटी, abolish seed certification,
तो इन चारों ऑप्शन में से जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था सीड बिल का, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा सीड एक्ट है उसको रिप्लेस कर देते हैं और जो सीड क्वालिटी है उसको रेगुलेट करने के लिए लागू करना था। तो आपका जो बेसिकली बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, विच क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड बाय ऑल सीड्स बिफोर रजिस्ट्रेशन अंडर द 2004 बिल। तो जो 2004 का बिल है उसमें कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है होना चाहिए जो फुलफिल करता है, टॉलरेंट लेवल, प्रोडक्टिविटी एवरेज, वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूज, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो बेसिकली जो भी आप वेराइटी है अंडर सीड बिल के अंडर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसमें क्या होना चाहिए, वैल्यू फॉर द कल्टीवेशन होना चाहिए। दैट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एनीथिंग कैन बी। तो वो क्या है आपका सी ऑप्शन है, करेक्ट है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सीड सर्टिफिकेशन इन द सीड बिल 2004। तो 2000 सीड बिल था उसके अंतर्गत क्या जो ट्रू है, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल सीड, it is voluntary but labeling is mandatory, certification has been abolished, it is compulsory for farmers only। बेसिकली ये वॉलेंट्री था और इसकी जो लेबलिंग है वो मैंडेटरी थी। तो आपका इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका क्या है, सर्टिफिकेशन वॉलेंटरी था बट लेबलिंग मैंडेटरी थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, अंडर द सीड बिल 2004 ए फार्मर इज अलाउड टू सेल सीड एज लॉन्ग एज दे आर नॉट एक्सपायर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ब्रांडेड और सर्टिफाइड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फार्मर्स ओनली कांट सेल द ब्रांडेड सीड, बाकी सब कुछ सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर, कि जो फार्मर्स हैं वो ब्रांडेड सीड है उसको सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल ऑफ द ट्रांसजेनिक सीड वेराइटी अंडर द बिल। तो जो हमारी ट्रांसजेनिक वेराइटीज हैं उनके अप्रूवल के लिए कौन सी संस्था है वो कारीगर है, ये क्या है आईसीआर है। आईसीआर क्या है, एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन, एक्सटेंशन प्लस एजुकेशन पे फोकस कर रही है, ठीक है। जो एमओईएफ है ये क्या कर रही है, जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह है उनके लिए कर रही है। फिर हम सी की बात कर लें, सी क्या है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन कमेटी है। और फिर ये डैक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या ट्रांसजेनिक है उनको कहाँ यूज करते हैं, वो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग एसोसिएशन है जो उसके थ्रू रजिस्टर करते हैं। तो बेसिकली आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। सॉरी, इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल है, एसोसिएशन नहीं है, अप्रेजल कमेटी है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं रजिस्टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में है, हु मेंटेन्स द नेशनल रजिस्टर ऑफ द सीड। तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल जो रजिस्टर ऑफ सीड है वो कौन मेंटेन करता है, वो सेंट्रल सीड कमेटी है वो मेंटेन करती है, ठीक है। तो आपका जो नेशनल रजिस्टर है वो सेंट्रल सीड कमेटी है वो क्या करती है, मेंटेन करती है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, द सीड बिल 2004 अलाउज फार्मर्स टू क्लेम कंपनसेशन अंडर द विच एक्ट। तो आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू क्या करता है, फार्मर है वो अगर वेराइटी परफॉर्म नहीं करती है तो क्लेम कर सकता है, जो कि सेक्शन 39(2) के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फार्मर है वो क्लेम कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर बी करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ द सीड इंस्पेक्टर अंडर द सीड बिल 2004। तो सीड बिल 2004 में जो सीड इंस्पेक्टर होता है वो क्या नहीं कर सकता है, वो एंटर प्राइमिसेस मतलब बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। रजिस्टर ऑफ न्यू वेराइटी और टेक सीड सैंपल्स, ये भी कर सकता है। बट वो क्या नहीं कर सकता है, नई वेराइटी का रजिस्टर नहीं कर सकता है, बिकॉज वो सीड इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। इसलिए आपका सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रीडेटिंग सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के लिए कौन सी बॉडी है वो एक्रीडेटिंग है, तो वो आपको पता है जो पीपीवी एफआरए है वो क्या करता है, हमारी वैरायटी है उनको प्रोटेक्ट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं उनको लॉन्च करती है।
सेंट्रल सीड कमेटी है वो क्या करती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है सर्टिफिकेशन के लिए, एक्रीडेटिंग के लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सेंट्रल सीड कमेटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नावल की बात करें, ये क्या होता है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर द टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो जो लेबोरेटरी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन की बात करें, जैसे केमिस्ट्री की लैब हो गई या कोई, तो वो कौन करता है, नवल करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनाल्टी फॉर सेलिंग मिस ब्रांडेड सीड अंडर द सीड बिल 2004 में इंक्लूड। अगर कोई मिस ब्रांडेड सीड बेच रहा है, उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकती है, क्या पेनाल्टी हो सकती है। तो सस्पेंशन फ्रॉम द फार्मिंग, फाइन एंड इम्प्रोसमेंट एंड बैन ऑन द एक्सपोर्ट, और नो पेनाल्टी। तो पेनाल्टी तो होती है, वो क्या होती है उस पर फाइन पड़ेगा, फाइन पड़ने के बाद उसको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट इन इनेक्टेड। तो आपको पता है जो पीपीवी एफआरए है वो कब आया था, आपको अच्छे से पता है 2001 में आया था, ठीक है। बट ये लागू कब हुआ था, ये 2005 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ द फार्मर्स अंडर द पीपीवी एफआरए। सेल ब्रांडेड सीड, यस। सेव यूज, ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। जो ब्रांडेड सीड है वो नहीं सेल कर सकता है, इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका, क्योंकि वो ब्रांडेड सीड सेल करने के लिए नहीं है। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द फील्ड क्रॉप अंडर द पीपीबी एफआरए एक्ट। तो जो पीपीबी एफआरए एक्ट के अंतर्गत आपकी जो फील्ड क्रॉप्स हैं वो 15 ईयर के लिए करी जा सकती हैं, फील्ड क्रॉप, ठीक है। और जो ट्री हैं आपके वो 18 ईयर के लिए हैं, 18 ईयर के लिए ट्री या वाइन्स, ठीक है। और 10 ईयर के लिए क्या है, जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म अंडर पीपीबीएफआर रिफर्स टू द वैरायटी प्रीडोमिनेंटली ड्राइव्ड फ्रॉम एन इनिशियल वैरायटी। तो वो क्या होती है, एक्सटेंट वैरायटी होती है, न्यू वैरायटी होती है, इसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटी होती है, फार्मर्स वैरायटी होती है। तो वो क्या होती है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वो जो भी हम बात करते हैं कि वैरायटी प्रीडोमिनेंटली ड्राइव्ड फ्रॉम द इनिशियल वैरायटी, तो वो इसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटीज होती है, थ्रू म्यूटेशन आए, थ्रू ट्रांसजेनिक आए, कैसे भी करके आए, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द रजिस्टरिंग ए प्लांट वैरायटी अंडर द एक्ट। नोवेलिटी, डाइवर्सिटी, डिस्टिंगनेस और स्टेबिलिटी। तो आपको क्या बताया था, नोवेलिटी, डिस्टिंगनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी। तो इसमें कौन सा नहीं है, ये डी के दो हैं। तो डी में डिस्टिंगनेस चाहिए हमको, स्टेबिलिटी भी चाहिए, नोबिलिटी भी चाहिए, डाइवर्सिटी मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 15 का बी आंसर, बी ऑप्शन राइट है। 16, विच अथॉरिटी इज एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द पीपीवीएफआर एक्ट इन द इंडिया। तो जो पीपीवीएफआर है कौन सा है, वो आपको हमने बताया था, वो क्या है, पीपीबी एफआरए अथॉरिटी है, ये आपकी न्यू दिल्ली में है, ये क्या करती है, यही उसको रन कर रही है, ठीक है। ये आपको पता ही है, जो जीई है, ये जो ट्रांसजेनिक है, ट्रांसजेनिक से रिलेटेड उनको रजिस्टर करती है। आईसीआर आपको बता दिया हमने, एजुकेशन, एक्सटेंशन और रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डैक है वो सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। पीपीबी एफआरए है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, जो आपकी न्यू दिल्ली है, ये क्या करती है, ये पीपीबी एफआर है, उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोटेक्शन पीरियड फॉर द ट्रीज एंड वाइन्स अंडर द पीपीवीएफआर। तो आपको पता है, ये तो हो गया आपका जीआई का, ये हो गया आपका फील्ड क्रॉप का, ये हो गया आपका ट्री एंड वाइन्स का, ये ये शायद उसका हो गया पेटेंट्स का 20 ईयर, ठीक है। तो आपका कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 39(2) फार्मर्स कैन क्लेम कंपनसेशन व्हेन। तो फार्मर कब क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन, तो फार्मर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं कि द क्रॉप प्राइस फॉल, गलत, द वेराइटी फेल्स टू द परफॉर्म, करेक्ट, सीड आर नॉट ब्रांडेड, रॉन्ग,
इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड, नहीं। तो कब कर सकते हैं क्लेम? जब बी ऑप्शन होता है, जब वेराइटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है तो फार्मर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 39(2). ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर हम 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन ए फार्मर रजिस्टर हिज ट्रेडिशनल वेराइटी अंडर द पीपीवी-एफआर? नो, कर सकता है ओनली थ्रू ए ब्रीडर, ऐसा नहीं है। यस, एस कैन एक्सटेंड और फार्मर वेराइटी, कर सकता है ओनली इट इज। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वो एज ए अंडर एक्सटेंट वेराइटी और फार्मर वेराइटी के अंतर्गत अपनी जो वेराइटी है उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड फॉर अ रिसर्च अंडर द एक्ट? तो फॉर रिसर्चर्स के लिए क्या अलाउड होता है? ठीक है, तो रिपीटेडली यूजिंग ए प्रोटेक्टेड वैरायटी विदाउट परमिशन, गलत। यू हैव टू टेक परमिशन फॉर यूजिंग रिपीटेडली इन द रिसर्च। सेलिंग प्रोटेक्टेड वैरायटी, रॉन्ग, यू कांट सेल एनीथिंग। यूजिंग प्रोटेक्टेड वैरायटी फॉर एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू दिस। रजिस्टरिंग फार्मर्स वैरायटी, रॉन्ग। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 21, which document must a breeder submit for a variety registration? Farmer's identity proof, field inspection certificate, breeding history and dust testing data, certificate for the state agriculture department। तो आपको क्या है, ब्रीडर्स को देना पड़ता है ब्रीडिंग हिस्ट्री एंड डस्ट करेक्टराइजेशन का डेटा फॉर द रजिस्टरिंग ऑफ द वेराइटी अंडर पीपीवी-एफआरए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विच वेराइटी टाइप इज प्रोटेक्टेड अंडर द ब्रीडर्स राइट इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड प्रोपागेशन? ट्रेडिशनल वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी, नोटिफाइड वेराइटी, रजिस्टर्ड वेराइटी। आई थिंक इसका आंसर होने वाला है रजिस्टर्ड वेराइटी। ठीक है, तो रजिस्टर्ड वेराइटी को अनऑथराइज्ड प्रोपागेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ सीड कैन फार्मर्स नॉट सेल अंडर द पीपीवी-एफआरए? तो कौन सा नहीं सेल कर सकते हैं? ब्रांडेड सीड, इसका आंसर भी आ गया। तो ब्रांडेड सीड कांट सेल बाय द फार्मर्स। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोटेक्शन एक्ट इन द इंडिया वाज इनएक्टेड इन द ईयर? तो 1999 में हुआ था और 2023 से फोर्स में आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, who is eligible to apply for a geographical indication of the registration? ये आपको बताया था कि individual person can't apply for the GI tag। तो any individual breeder, wrong। any single farmer, wrong। ये group of producers और an association, right। government only, no। तो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 25 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 26, द वैलिडिटी ऑफ जीआई रजिस्ट्रेशन इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर? यस, 10 ईयर। आपको पता है कि जीआई टैग के लिए 10 ईयर्स है, प्लस क्या है, हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वो कभी लाइफ टाइम के लिए भी एक्सटेंड होती रहेगी। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की कि विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू रिसीव अ जीआई टैग? बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग टी, मैसूर सिल्क, अल्फांसो। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी। वो कौन सा है, सबसे पहला जो आपका जीआई टैग रिसीव हुआ है वो दार्जिलिंग टी में हुआ है, जो वेस्ट बंगाल में है, जो 2004 में हुआ है। तो जो कैसा है, फर्स्ट है, फर्स्ट जीआई टैग। ओके, अल्फांसो की बात करो तो ये महाराष्ट्र के लिए है, बनारसी साड़ी है, बनारस यूपी के लिए है, और मैसूर सिल्क है, ये शायद एमपी में है, मैसूर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। विच गवर्नमेंट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द जीआई टैग? पीपीवी-एफआरए, नहीं। ये क्या करता है, ये वैरायटी को प्रोटेक्ट करता है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, नहीं, ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड करता है। कंट्रोल जनरल एंड पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, करेक्ट। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, काय के लिए, जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन देने के लिए या रजिस्टर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच क्रॉप रिसीव ए जीआई टैग फॉर इट्स यूनिक ब्लैक कलर एंड अरोमा इन उत्तर प्रदेश? पूसा बासमती, रॉन्ग। काला नमक, यस। सांबा मसूरी, राजभोग राइस। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, जो काला नमक है वो डिफरेंट एरोमा और ब्लैक कलर के लिए जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश के लिए। 29 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट सीड क्वालिटी इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो सीड क्वालिटी के लिए कौन सा एक्ट है इंडिया में जो अभी एक्ट कर रहा है?
पीपीबी-एफआर है, सीड बिल है, सीड एक्ट है या फार्मर्स एक्ट है। तो अभी भी क्या है आपका सीड एक्ट 1966 है, वो एक्टिंग में है, फोर्स में है करंटली, जो आपका क्वालिटी से रिलेटेड देखता है सारी चीज़ें। तो आपका जो 30 का आंसर है वो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आज आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको ऐसी आज आज की क्लास है वो कैसी लगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने प्लान किया है, जो भी एसआरबी नेट में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिधर से एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं, सबसे प्रायोरिटी पे हम लोग उस टॉपिक की वीडियो बनाएँगे। उस टॉपिक की वीडियो के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ डालेंगे, जिससे क्या है स्टूडेंट्स के डाउट्स भी क्लियर हो जाएँगे और उन्हें आइडिया भी आ जाएगा कैसे एमसीक्यूज़ हैं, वो इस रिलेटेड टॉपिक से आएँगे। अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल सकता है। अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज़ है एसआरबी नेट एआरएस की देना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप स्टडी विद एग्रीबिल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप फ्री एमसीक्यूज़ टेस्ट सीरीज़ हैं, वो अटेंड कर सकते हैं और आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। धन्यवाद।